आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना अहम फैसला है। बड़ा सवाल है कि क्या ये धार्मिक तीर्थ यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों के द्वार खोलेगी। अब 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर 2000 श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जाएंगे और दो सबसे महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। उधर दिल्ली में 18 से 25 नवंबर तक चलने वाले सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के 718वें उर्स में हिस्सा लेने के लिए करीब 70 पाकिस्तानी भारत आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक स्थलों की यात्रा पर 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत यात्राएं की जा रही है। भारत में कोविड की स्थिति में सुधार के साथ ही ऐसा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मध्य में ये कदम उठाया गया है। दरअसल भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खत्म हो गए थे। हालांकि राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान आज भी कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। उधर कुलभूषण जाधव के मामले में आखिरकार आपको बता दें कि भारत के आगे पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। दरअसल अब जाधव पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट से मिली सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे। बुधवार को पाकिस्तान के उच्च सदन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी गई है। 5 महीने पहले यह ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के निचले सदन से भी पास हो चुका है। अब इस पर सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है। इसके बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। बिल के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में सजायाफ्ता विदेशी कैदी जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा सुनाई है अब ऊपरी अदालतों में अपील कर सकेंगे। अब तक पाकिस्तानी जेलों में बंद विदेशी कैदी जिन्हें सैन्य अदालतों ने सजा सुनाई है, इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से इस मामले में सुधार करने को कहा था ताकि दूसरे देशों के नागरिकों के इंसाफ मिल सके। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि इस कदम के बाद दोनों देशों के रिश्ते कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। हालांकि रिश्ते सामान्य होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। भारत लगातार कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान यानी कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान पर सही माहौल बनाने की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। ये बेहद जरूरी कदम है। अगर पाकिस्तान ने उठाता है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि उसके लिए लाभदायक होगा। तो क्या रिश्ते सुधरेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में आपको बता दें कि और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं जो कि एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र कुमार ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मंजू सेठ जी आपसे है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते जो कि जग जाहिर है कि आखिर कितने खराब रिश्ते फिलहाल इस दौर में चल रहे हैं, या फिर अभी की हम हाल ही की बात करें, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई या फिर केंद्र शासित 2 प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया, तब से और ज्यादा हालात खराब हो गए भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। लेकिन अब इस बीच करतारपुर कॉरिडोर को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना एक अहम फैसला लिया है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये धार्मिक तीर्थ यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों के द्वार खोलेगी क्या? जी, इसमें एक चीज है कि ये
दोनों देशों को आपस में जितने भी डिफरेंसेस हैं रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नेबर्स हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, ये जो शुरुआत हुई है कि उनके डेलीगेशन आ रहा है निजामुद्दीन के संत के लिए, उनके फंक्शन के लिए, और हमारे यहाँ से गुरु नानक जी के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है। तो ये जो दोनों देशों की जो ताल्लुकात हैं, अभी भी, क्योंकि ये जो आपने बताया, जैसे आपने भी कहा कि ये कुलभूषण जाधव के जो अपील है, जो ये जो केस है, इसमें कैसे उनको क्या ये और फर्दर दोनों देशों के रिलेशन को अच्छा करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस दिया था उनकी फैमिली को, हमारे कॉन्सुलर एक्सेस उनकी हमारी एम्बेसी को नहीं दिया उन्होंने इतने ठीक से, और अपने लोग रखे वहाँ पे, तो बात हो ही नहीं पाई। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है वो आप प्राइवेट में उनको अलग से आप वियना कन्वेंशन के तहत आप उनको फुल कॉन्फिडेंस में उनको बात करने का मौका देना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। तो अब रिव्यू और रिकंसिडरेशन का जो बात हुई है ICJ के इसमें जिन्होंने क्या कहते हैं उससे जो वर्डिक्ट दिया है, उसमें कहा है कि रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, लेकिन अब इनकी जो नई जो इनकी पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में जो लॉ पास किया है, उसमें इंडिया ने पॉइंट आउट किया था कि रिकंसिडरेशन का जो एस्पेक्ट है वो इतना क्लियर नहीं किया है। तो अब देखते हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और रिव्यू करेंगे और उसको रिकंसिडर करेंगे जो उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस दिया है, और कॉन्सुलर एक्सेस प्रॉपर जो होता है अंडर द वियना कन्वेंशन वो अगर देंगे, तो तब पता चलेगा कि वो कितने सिंसियर हैं, और इन दोनों देशों की जो रिलेशनशिप में थोड़ी बेहतरी आ सकती है। ठीक है ओझा साहब, सिंसियरिटी की अगर हम बात करते हैं, क्या लगता है अभी पाकिस्तान के हालात को देखकर या फिर उनकी हरकतों को देखकर कि वो सिंसियर है और बेहतर संबंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं? क्या धार्मिक डिप्लोमेसी संबंधों को बेहतर कर सकती है क्या, जो हालात जो सिचुएशन अभी तक रही है? देखिए, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं वैसे में तो ऐसे पाकिस्तान के साथ जिसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर में है कि हम पीस में तो हैं लेकिन कन्वेंशनल वॉर नहीं है, और जो डिस्ट्रेस लेवल है, और हमारी तरफ से नहीं पाकिस्तान की तरफ से, तो डिस्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा है। तो पाकिस्तान का मकसद था इस करतार साहिब गुरुद्वारे को खोलने का कि किसी तरीके से वो सिखों की गुडविल हासिल करे। तो उसमें भी उनकी एक मंशा तो थी, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनकी एक बदनीयती कहें या खराब मंशा कहें, लेकिन जो भी क्यों ना हो, इस बदनीयती और खराब मंशा से हमारे सिख भाई बहनों के लिए एक रास्ता होता है, वो जो एक श्रद्धा का विषय है, जो वो गुरुद्वारा है, तो वहां जाने का उनको मौका मिलता है। तो ये चलिए ठीक है, चल रहा है और ये होना चाहिए, तो हमें इसे बाहरी तौर पे तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत है उसमें बदलाव आ ही नहीं सकता, और उसकी वजह है वहां के भीतर जो राजनीतिक और सामरिक ढांचा जो है, वहां जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का है या जो डिफैक्टो मिलिट्री का कंट्रोल है, की वजह एकमात्र है कि वो हिंदुओं से या हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, और इसी नफरत के जरिए जो है उनका काम चल रहा है। जी जी, ये सर सुन पा रहे हैं आपको? है कि ये पावर चली गई है हमारे यहाँ। हेलो जी, चलिए आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं ओझा साहब, लेकिन मंजू सेठ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुई हैं। मंजू जी, कुलभूषण जाधव का भी मुद्दा इस बीच उठा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत इसे लेके गया, और अब वो अपील भी दायर कर सकते हैं कुलभूषण जाधव अपने लिए। तो अब ये कितनी बड़ी जीत आप भारत की समझते हैं, क्योंकि एक मौका कुलभूषण जाधव के पास है कि अपने आप को सही साबित करने का या फिर अपने पक्ष में कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाने का। ये कितना बड़ा फेवर फिलहाल आप इसे देखते हैं भारत के पक्ष में? फेवर में तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इम्प्लीमेंटेशन में कैसा होगा। क्योंकि पहले भी जब इन्होंने ICJ का जब रूलिंग आई थी, तो इन्होंने पाकिस्तान में कहा था, उनकी कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा था कि आप इनके लिए लॉयर अपॉइंट करिए, लेकिन इंडिया से कहिए कि वो अपॉइंट करें। लेकिन जो पाकिस्तान ने कंडीशन रखी है, इंडिया अपॉइंट कर सकता है, लेकिन एक पाकिस्तानी लॉयर ही अपॉइंट कर सकते हैं। और इंडिया का स्टैंड था कि नहीं, हम इंडिया
का लॉयर, इंडियन लॉयर अपने नेशनल के लिए अपॉइंट करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये भी एक मुद्दा है जो एक और डिसएग्रीमेंट का वो बन सकता है। हालांकि ये लॉ अभी पार्लियामेंट में तो पास हो गया, अभी उनके प्रेसिडेंट को भी साइन करना है, जो हमें उम्मीद है कि साइन हो जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कॉन्सुलर एक्सेस की बात जो है, और जो लॉयर की अपॉइंटमेंट है, और जो इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उसको काउंटर करने के लिए, और उसको रिकंसिडरेशन के लिए जो फाइल करेंगे, तो भी अपना जो कुलभूषण यादव को उन्होंने अपॉर्चुनिटी अगर देंगे, लेकिन किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और किसको वो कहेंगे, अगर वो फिर वही इंसिस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी लॉयर ही होना चाहिए, इंडिया का नहीं होना चाहिए, तो ये शायद फिर से पता नहीं क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं। और उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इस बारी, क्योंकि अब ये लॉ पास हो गया है ऑलमोस्ट। आप सोचे कि वो अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम उम्मीद रखते हैं कि वो वैसा ही उसी स्पिरिट में उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आगे हमारी जो रिलेशनशिप में थोड़ा जो खटास इतनी ज्यादा आ चुकी है, शायद थोड़ी सी आगे बढ़ने की और इम्प्रूव होने की संभावना है। बिल्कुल, इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा ये वाकई। ओझा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले मंजू जी ने किया था कि कुलभूषण जाधव मामले में अगर एक पेंच यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये कि अगर एडवोकेट भी होगा तो भी वो पाकिस्तान की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, जबकि भारत लगातार मांग कर रहा है कि भारत की तरफ से एक एडवोकेट अपॉइंट किया जाना चाहिए जो कि कुलभूषण जाधव का पक्ष रखे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से वो अपॉइंट किया जाता है तो उसमें कहां पर आप दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल रही है या फिर हो सकती है दिक्कतें सामने आए। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अपॉइंट किया जाता है कुलभूषण जाधव का एक एडवोकेट तो वो बेहतर तरीके से चीजों को रख पाएगा आगे, बढ़ा पाएगा आगे, या उनका पक्ष रख पाएगा आगे? ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी ओझा साहब। हाँ, देखिए, ये संभव नहीं है। ये एक आईवॉश है, दिखाने के लिए, दिखावा के लिए है, क्योंकि उस तमाम में इसमें लिखा गया कि जो पाकिस्तान के भीतर जो काउंटर टेरर डिविजन्स है, जब भी ये काउंटर टेरर डिविजन से भी कुछ काम करने की कोशिश की तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आके उस पर रोक लगाया, और रोक लगाने के बाद जो है वो फिर हायर जुडिशरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पे कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जरूर हैं, लेकिन वो तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में भी कभी कभी वो हिंदुओं की बात करते हैं, कभी कभी हिंदुस्तानी नागरिकों की बात करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, एक पॉइंट पे जाने के बाद, उनके भीतर भी देखा गया कि जो इतनी जबरदस्त प्रोपेगेंडा हुई है भारत के खिलाफ, उनके भीतर भी एक प्रेजुडिस कहें या एक जो है वैमनस्यता की भाव कहें, उनमें भी दिखाई पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से इसमें ये हो पाएगा। लेकिन एक बात इसमें आती है, अगर कोई थर्ड पार्टी या कहीं से कोई मीडिएशन चल रहा है, बैक चैनल नेगोशिएशन चल रही है, और इस नेगोशिएशन के तहत ये बात होती है, तब संभव है कि कुछ इसका सुधार ये निकले, इसका जो है समाधान निकले। लेकिन अगर कोई बैक चैनल नेगोशिएशन नहीं चल रही है तो मैं नहीं समझता कि अपने आप जो उनकी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था है या वर्तमान सरकार का जो रुख है, मैं नहीं समझता कि उसके जरिए ये सुलझ पाएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया है। तो कुलभूषण जाधव को रख के अपना प्रोपेगेंडा और जो है वो उन पे काफी मजबूत करने की कोशिश की है। जी मंजू जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि अब जाहिर तौर पे इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, भारत ने भी इस बात को कहा है कि हमें एडवोकेट अपॉइंट करने का मौका दीजिए और ये हमें मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है आगे, और अगर नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर सकती है क्या कुलभूषण जाधव के लिए? क्या कहा आपने लास्ट में? मंजू जी, अगर ये मौका भारत को नहीं मिलता है अपॉइंट करने का एडवोकेट, तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है कुलभूषण जाधव के लिए? क्योंकि अगर आप पूरा अभी तक जो उनके केस चल रहा है, आप देखेंगे कि बहुत ही वन साइडेड, और उनको एक जो कंसेशन का भी कोई वीडियो उन्होंने जारी किया था जिसमें वो बोल रहे हैं पूरी, मतलब कोई भी जिस तरह से वो बोल रहे हैं पूरी डॉक्टर वीडियो मालूम होती है। तो वो ये वेरी वेरी वन साइडेड, और कितना उनको फेयर ट्रायल मिलेगा अगर वहीं के कोई एडवोकेट हो, कितना उनको रिप्रेजेंट ठीक से उनका केस आगे करेंगे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो वहाँ के सिस्टम में हम इतना ज्यादा, मैं इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन जो नॉर्मली
वहाँ का जो लोकल लॉयर होगा, चाहे वो वहाँ का लॉ तो समझता होगा, सब कुछ समझता होगा, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होगा और हमारा जो कुलभूषण यादव का जो केस है वो रिप्रेजेंट कर पाएगा कि नहीं, तो सेटिस्फाइड, क्योंकि वो हो सकता है कि जस्ट फॉर द वो पूरी जो कहते हैं ना पूरे खाना पूर्ति करने के लिए, जो पूरी वो करने के लिए सिर्फ उनको अगर अपॉइंट करेंगे तो वो अपनी तरफ से कहेंगे हाँ मैंने अपना केस रख दिया है और आगे जो भी डिसीजन हुआ हमने रिव्यू कर दिया, रिकंसिडर हो गया है और काम खत्म। ऐसा होने की चांसेस बहुत हाई है। और मिलिट्री कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिव्यू करेंगे इसके तहत, और उनको जो डेथ सेंटेंस है, पहले भी जो इन्होंने कहा था, आईसीजे का जब रूलिंग आया था तब भी इन्होंने कहा था नहीं हम तो डेथ सेंटेंस करेंगे कि हम तो डिसाइड कर लिया है कि ये स्पाई हैं और हमारे देश में ही पाए गए हैं, और जितने और दूसरे जो एविडेंस सामने रखा गया था जिसके बेसिस पे आईसीजे ने इंडिया के बात मानी और ये जो उनका रूलिंग आया उसके बेसिस पे। लेकिन पाकिस्तान कितना मानेगा और कितना उस पर अमल करेगा ये अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मुझे लगता है, क्योंकि उनके जो लॉयर होंगे वो शायद अगर पाकिस्तान के ही हों वो कितना बायस होने के चांसेस हैं। ठीक है ओझा साहब, इस केस का असर कितना भारत पाकिस्तान रिश्ते पे पड़ा है? एक तो पाकिस्तान की हरकतें जिसका इफेक्ट जाहिर तौर पे रिश्तों पे पड़ता है, लेकिन कुलभूषण जाधव का जो ये मसला पूरा निकल के सामने आया, कुलभूषण जाधव को जैसे पाकिस्तानी सेना ने रखा और उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगा दिए, ये भी आरोप लगा दिया कि जासूसी कर रहे थे, यहाँ पर सजाए मौत भी दे दी, इसका भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, अब जो मामला चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एडवोकेट को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, मंजू जी ने कहा कि ये पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि वो इस बात के लिए कितना मानेगा। इसका भी क्या इफेक्ट है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान ने न्यायालय को आजादी बिल्कुल नहीं, न्यायालय भी वही कहते हैं जो उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कहना है, तो कभी भी कोर्ट वहां आजाद नहीं थी। और कुलभूषण यादव जी के बारे में यही जानकारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहा कि कैसे उनका अपहरण किया गया, उनका अपहरण किया गया पाकिस्तान की सीमा से बाहर, और अपहरण करने के बाद जैसे मंजू जी भी कह रही हैं कि उनको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करके उनको फैलवाया गया। जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो जो हम बेस्ड ऑन वॉरफेयर की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन वॉरफेयर का हिस्सा है एक भारत के भूतपूर्व सैनिक का अपहरण करके उसके ऊपर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, और झूठे आरोप लगाने के बाद जो है डोमेस्टिक मीडिया में, डोमेस्टिक ये में भी पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उसमें अपना प्रोपेगेंडा पॉइंट हासिल करता है। जब तक भारत के खिलाफ वो नफरत फैलाएंगे तब तक पाकिस्तान में मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका वर्चस्व बना रहेगा। मैं नहीं समझता कि सवालिया निशान है, ये फोरगोन कंक्लूजन है कि ये जो है खाना पूर्ति है, दिखावे के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन इसके भीतर सिंसियरिटी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एक मात्र रास्ता निकल सकता है जब कोई थर्ड पार्टी बिहाइंड द सीन की नेगोशिएशन चल रही हो, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, फैक्चुअल बात चल रही तो शायद कुछ हो सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि वर्तमान इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान चाहता है कि मामला पड़ता रहे, जितनी प्रोपेगेंडा होगी अपने भीतर के लोगों को भी मोटिवेट करेगा अपने कार्डर्स करने के लिए कि देखो हिंदुस्तान के फौजी यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनका बेसिकली इंटरनल एजेंडा के पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का अपने लोगों को गुमराह करने का और दुनिया को गुमराह करने का एजेंडा है। मुझे इससे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है जो भी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर रिश्ते सुधारने की कोशिशें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं कि रिश्ते सुधरते नहीं हैं। लगातार वो अपनी नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करता है, कभी आतंक के जरिए, तो कभी कुलभूषण जाधव का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं उसकी मनमानी वहां पर देखने के लिए मिल रही है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या रिश्तों को बेहतरी की ओर लेकर जाया जाएगा या फिर पाकिस्तान फिर से अपनी हठधर्मिता दिखाएगा। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।